नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। समंदर में ईरान की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। समंदर के भीतर बारूद का वो ढेर बिछा दिया कि कोई जहाज दुस्साहस भी नहीं कर पाया उस रास्ते से गुजरने की। यहां तक कि सामान्य व्यापारिक वाणिज्यिक जहाज छोड़ दीजिए, अमेरिकी नेवी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, हालांकि उन पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया, एक मिनट के लिए कर लेते। वो नेवी भी वहां से गुजरने में हिल गई, नहीं गुजरी। जापान से जो ये समुद्री माइंस को हटाने का काम, उसकी सफाई का काम करने वाले जो जहाज होते हैं, वो रवाना हुए, आधे रास्ते से लौट गए, उनकी हिम्मत नहीं हुई। समंदर के भीतर बारूदों के जखीरे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पहली बार ईरान ने समुद्र के भीतर ऐसी ताकत दिखाई। लेकिन अब जो खबर है वो समंदर से नहीं, आसमान से। ईरान ने आसमान में बारूद बिछा दिया था और वही बारूद F-15, अमेरिका का सबसे घातक माने जाने वाला लड़ाकू विमान। हालांकि F-35 स्टील को सबसे ऊपर अब रखा जाता है, लेकिन F-15 अभी भी उसकी मारक क्षमता की तोड़ कहा जाता है, दुनिया में नहीं। उस F-15 को आसमान में उसी बारूदी सुरंग ने उड़ा दिया। और ये खुलासा, ये IRGC का दावा नहीं है, ईरान का दावा नहीं है, ये खुलासा F-15 के पायलट ने किया है, उसी F-15 के पायलट ने जिसको ईरान ने गिराया था। और पहला अमेरिका ईरान युद्ध में वो ऐसा फाइटर जेट था जो ईरान की सीमा के भीतर गिरा था, ईरान के आसमान में उसको मारा था IRGC ने, और उसकी सीमा में। IRGC का ये महाअस्त्र, इसको अब दुनिया जेली फिश के नाम से पुकार रही है। जेली फिश, आपने जेली फिश का फोटो उसकी खूब देखी होगी। उस समंदर में जेली फिश ऐसे ऊपर एक छतरी नुमा रहता है, नीचे से लटके हुए उसके पांव रहते हैं, जेली फिश। कई बार जेली फिश को आप देखिए तो एलियन का जो एक इमेजिनरी जो है, मतलब कल्पना जो एलियंस की गई है, उड़न तस्तरी और तमाम चीजें आप सुनते होंगे, उसको इमेजिनेशन के आधार पर उसकी फोटो बनाई गई है। तो आपको एलियन जैसा भी कुछ कुछ दिखेगा उस जेलीफिश में। जेलीफिश को आप एक बार उड़न तस्तरी से दिमाग में मैच कीजिए। आसमान में अगर वही तस्वीर सामने आ जाए तो अटैक करे न करे, आधा तो पायलट घबरा करके क्रैश करवा देगा कि सामने एलियन आ गया। अब ईरान की ये तकनीकी, कहा तो जा रहा है कि रूस और चीन ने इसमें मदद की है। रूस और चीन के पास पहले से ये जेली फिश वाले स्वार्म ड्रोन जो हैं वो हैं, ऑलरेडी मौजूद। लेकिन आसमान में दिखाया उसकी ताकत को पहली बार ईरान ने। तो अब चीन और रूस के पास क्या है उसकी चर्चा नहीं, जो ईरान ने दिखाया है करके हम उसकी चर्चा करेंगे। हेडलाइन लाइए और जरा खबरों को दिखाइए, उसके भीतर की खबरों को। फोटोग्राफ कोई मौजूद नहीं है, जो भी है सब AI जनरेटेड है, इसलिए हम फोटो वगैरह नहीं दिखा रहे। जो भी है AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स है, जहां भी आप सर्च करेंगे। जेलीफिश जैसे ड्रोन स्वार्म, ईरान के इस महाअस्त्र से खौफ में आ गया अमेरिका। आगे चलिए। अमेरिकी पायलट का बड़ा खुलासा, ईरान के आसमान में दिखा ड्रोनों का अजीबोगरीब झुंड, जेली फिश की तरफ बदल रहा था आकार। ये अपना शेप भी चेंज कर रहा था। आगे चलिए। आसमान में जेली फिश का शिकार हुआ अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के इस नए महाअस्त्र से दुनिया हैरान। खबर के भीतर 3-4 है, बस दिखा दीजिए ये कैसे क्या हुआ घटनाक्रम को। और याद कर लीजिए आप लोग, जब वो एक दिन बाद एक वेपन ऑफिसर को रेस्क्यू किया था, एक क्रैश हुआ, उसके बाद A-10 क्रैश हुआ, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के एक और विमान A-10 क्रैश हो गया था। याद होगा सबको, पूरे युद्ध के दौरान उस सबसे ज्यादा नुकसान वाला फेज था अमेरिका के लिए। ये घटना अप्रैल महीने में हुई, जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी। अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था।
इस जेट में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। इसी दौरान जेट को गिरा दिया गया। यह पहली बार था जब इस जंग के दौरान किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को ईरान के ऊपर गिराया गया था। पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ घंटों बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर वो वहां पर एक दिन गुजारा, उसके बाद उसकी जो है रेस्क्यू किया गया, पहाड़ों के बीच से उसको रेस्क्यू किया गया था। आगे चलिए, आगे चलिए, वो कहानी जुबानी बताई जा सकती है, अब चेंज करिए इसको, आगे चलिए। बाद में जब पायलट से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जेट से कूदने से पहले उसे आसमान में कई ड्रोन एक साथ जुड़े हुए दिखे थे। ये ड्रोन एक जैसी हरकत कर रहे थे, जैसे कोई एक ही चीज हो। बड़े ड्रोन के नीचे कुछ छोटे ड्रोन भी थे, जो टांगों जैसे लग रहे थे, यानी पूरा गुट जेलीफिश जैसा शेप बना रहा था। एक सूत्र ने इसे हवा में बिछा बारूदी सुरंगों का जाल बताया। अभी तक यह साफ नहीं है कि क्या इन ड्रोन की वजह से ही जेट गिराया गया था। इसकी जांच अभी चल रही है। खुफिया अधिकारियों के बीच भी इस बात पर मतभेद है कि पायलट ने जो देखा उसे कितना सही माना जाए। कुछ कह रहे हैं कि वो भ्रम हो गया उसको, रेगिस्तान में कई बार ऐसा आभासी एक वो होता है क्रिएट, वो था। लेकिन अभी आगे चर्चा में उसको समझेंगे, क्योंकि जब भ्रम की बात है और दूसरी तरफ वही खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि अमेरिका रूस और चीन से लिया टेक्नोलॉजी, और वही कह रही है भ्रम, तो उनमें आप अपने में ही विरोधाभास है। जेलीफिश फॉर्मेशन स्वार्म ड्रोन्स का एक खास तरीका है, जिसमें कई ड्रोन्स मेश्ड नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें एक मुख्य ऑपरेटर कई ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। इसे वन टू मैनी कंट्रोल कहते हैं। बड़े ड्रोन्स कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं, जबकि छोटे ड्रोन्स हमले, निगरानी या डिस्ट्रैक्शन के लिए नीचे रहते हैं। ये सब एक साथ चलते हैं, शेप बनाए रखते हैं, जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं, मतलब क्या शेप, अपना अपना आकार वो चेंज कर सकते हैं। अगले पे आइए, अगले पे। वो आकार ऑटोमेटिक वो चेंज कर सकते हैं। यह फॉर्मेशन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह पारंपरिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को चकमा दे सकता है। जेलीफिश की तरह दिखने से यह कम ऊंचाई पर रहकर बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक माइल्ड फील्ड हवा में। ये मेरे ख्याल से माइंड फील्ड के बजाय ये माइन फील्ड होगा। माइन फील्ड, ये बारूदी सुरंग का क्षेत्र, माइन फील्ड हवा में वो माइन फील्ड बना देता है। छोटे ड्रोन्स लेग की तरह नीचे लटक कर हमला कर सकते हैं, जबकि बड़े ड्रोन्स कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई संभालते हैं। ईरान ने चीन और रूस की मदद से क्षमता विकसित की लगती है। इससे पहले ऐसे स्वार्म रूस और चीन के पास माने जाते थे। कंफर्मेशन वहां भी नहीं है, वहां माने जाते थे, लेकिन वहां से लेकर के बना लिए। अब ईरान के पास पहुंचने से क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। जब ये तकनीकी ईरान के पास आ गई तो क्षेत्रीय संतुलन इससे बदल सकता है। आगे और कुछ हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो हम सीधे चले अब सवाल जवाब पर। इसकी खूबी विशेषता हो गई, ये कई चीजों में काम आ सकता है। अटैक के अलावा जो ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन से कहीं पर इंटरनेट की जो है सुविधा लेनी हो, वो इंटरनेट वगैरह में, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया। तो ये जो फॉर्मेशन है और इसमें जो तकनीकी है, ऊर्जा भी दे सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, ये इंटरनेट वगैरह भी, लेकिन युद्ध में आकर के ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और युद्ध में आने पर खतरनाक किस कदर कि ये ड्रोन्स, ये फॉर्मेशन फिर किसी भी लड़ाकू विमान को आप एक तरफ बनाते हैं, इतने महंगे महंगे लड़ाकू विमान, इतनी बड़ी बड़ी डील, मोदी जी का तो कोई डील ये भी नहीं हो रही है, घूम रहे हैं फ्रांस, अमेरिका और रूस के बीच लटके हुए हैं, वो त्रिशंकु इस समय बने हैं तीनों में। यहाँ राफेल लेना है, वहाँ SU-57 लेना है, वहाँ F-35 लेना है, ले क्या, किसको मना करे। इतना 56 इंच की छाती मजबूत है, किसको मना करें ही नहीं समझ पा रहा है। तो उनको लग रहा है कि मना करने से अच्छा है कि ऐसे ही पेंडुलम जैसे झूलते रहो, त्रिशंकु बन के ऐसे लटकते रहो, झूलते रहो। फ्रांस जाओ, वहां वाले को लगेगा हमारा खरीदेगा, वो भी कहेगा माई डियर आइए, गले वले में लटक जाएगा, तो वो कर रहा है। खैर, मोदी जी पर बाद में बात। हेमंत भाई, ये तकनीकी जिसकी चर्चा पहली बार हुई है, जेलीफिश फॉर्मेशन, ये सब पहली बार हम लोग भी ये पायलट के खुलासे के बाद इस चर्चा पे आए हैं। अगर ऐसी तकनीकी कहीं भी वॉरफेयर में इसकी एंट्री हो गई
तो फिर कहां पर दुनिया में, कहां पर कौन सी शक्ति टिकेगी इसके सामने। और दूसरी बात, मैं इसी में एक बात और जोड़ देता हूं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हम बात माने, वो कह रहे हैं कि रूस और चीन के पास ये तकनीकी है, उससे ईरान ने लिया है। तो अगर रूस चीन के पास है, ईरान ने लिया, तो फिर रूस, चीन और ईरान, इनका तो वैसे भी एक जो है त्रिकोण बना हुआ है। फिर बाकी दुनिया, अमेरिका और हमारे जैसे जो बगल में, हम तो चीन के दुश्मन बगल में ही है ना, हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे। पूरा वॉरफेयर बदल रहा है, पूरा वॉरफेयर। और हमारे यहाँ आज की हेडलाइन बता देता हूं ताकि और थोड़ा सहूलियत हो इसको विस्तार देने में। आज की हेडलाइन है, अभी नहीं होगा तो बीच कार्यक्रम में दिखा दूंगा। एएमसीए, जो बहुत दिन से हमारे यहाँ बन रहा है कि एएमसीए बनेगा, तो उस पर खड़ा होकर के तीर धनुष चलाएंगे मोदी जी। वो एएमसीए मतलब बताया जा रहा है कि सब, अभी हम 4.5 जनरेशन पर हैं, वो भी बाहर से खरीद कर। एएमसीए आएगा, चीन कांपेगा, पाकिस्तान हिलेगा, अमेरिका भी हमारे सामने घुटने टेक देगा। उस एएमसीए के लिए सस्ता इंजन खोजा जा रहा है। जी वाले इंजन के बजाय सस्ता इंजन खोजा जा रहा है। अभी हम इंजन खोजने निकले हैं, बनाने नहीं निकले हैं, खोजने निकले हैं कि कोई हमको दे दो, इंजन दे दो। मैन्युफैक्चरिंग, वो फैब्रिकेशन हमने कर लिया है, बॉडी बना ली है, उसमें इंजन दे दो तो उड़ जाए हम। कहां वॉरफेयर पहुंच गया। ईरान कहां पहुंच गया, हम कहां हैं, और अमेरिका कहां है। अब सबकी बात। रशीद भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो 3 अप्रैल को हुई थी, जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट गिराया गया था, F-15 ईगल, अमेरिकन जो आर्मी का मेन स्टे है, एयरफोर्स का। और उसको जिस तरीके से गिराया गया था, उससे पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस, पूरी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और पूरी दुनिया एकदम सन रह गई थी कि इसको इस तरीके से किया किसने और कैसे किया। तो जो अब आप जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं, जो पायलट इसके अंदर जंप किया था, जिसने रेस्क्यू, जो कूद गया था, बाद में फोर्सेस ने उसको वहां से निकाला, उसने जो बातचीत बताई बाद में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जब पायलट को जब रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद उसके नॉर्मल होने का वेट किया जाता है। और जब वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो सारी की सारी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग, सारी पूछताछ उससे की जाती है कि किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ। तो अब उस सारे घटनाक्रम का CNN ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट अमेरिकन इंटेलिजेंस में लगातार चर्चा का और चिंता का विषय बनी। ये घटना ये थी कि अमेरिकी वायुसेना का जो F-15E था, स्ट्राइक ईगल, इसको ईरान ने के ऊपर पैपड़ा विमान गिराए जाने से कुछ पहले ईरानी ड्रोन्स के एक अजीब फॉर्मेशन को देखा था, जो देखने में जेलीफिश जैसा दिख रहा था। ये पायलट का फर्स्ट अकाउंट है, जो पायलट बता रहा। ये घटना 3 अप्रैल को हुई थी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के फर्स्ट मंथ के अंदर। आपको पता है 28 फरवरी को अटैक हुआ था, तो ये 3 अप्रैल को घटना हुई थी। और जो ईरानी सेना के खिलाफ अमेरिका का जो नेतृत्व था, वो एक पूरे सैन्य अभियान जिसको काउंटर किया, उसमें एक ये नई कड़ी थी। तो ये जो पायलट था, बेसिकली ये 494वां जो फाइटर स्क्वाड्रन है, और इसका जो पायलट का कॉल साइन था ड्यूड 44, DUDE 44। इसने बताया कि कई ईरानी ड्रोन्स को एक साथ मिलकर घूमते और आगे बढ़ते हुए देखा, अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, हवा में अपनी तरफ बढ़ते हुए, और जिसमें बड़े ड्रोन्स के नीचे छोटे छोटे ड्रोन जेली फिश के जो है वो टेंटिकल्स के तौर पर लगे हुए थे, यानी कि उसमें लटक रहे थे। एक पूरे की पूरी फॉर्मेशन थी। और डीब्रीफिंग में उसने ये भी बताया कि ड्रोन्स का ये माइन फील्ड लग रहा था एक तरीके से, कि अगर एलियन टाइप की चीज थी, लेकिन ड्रोन्स का माइन फील्ड लग रहा था। और उसके बाद उसने ये सारी घटनाक्रम उनको बताई। अब इस घटनाक्रम को आप थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखिए। जब से ये युद्ध शुरू हुआ, चाहे वो रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो, लेकिन यहां पर जो चीजें यूज की गई ईरान के द्वारा, यूक्रेन ने भी ड्रोन का काफी बड़ा यूज किया, और रशिया के पूरे एक फाइटर बेस को लगभग उड़ा दिया, काफी कई जहाजों को एक सिंपल ड्रोन हिट से मार दिया था। हमने चर्चा भी की थी, शो भी किया। आशीष भाई, मैं उसी दिन से एक बात कह रहा हूं आपको, और वो बात ये है कि आने वाला दौर इन महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट का चला गया। भूल जाइए आप। अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन है जो भारत ने खरीदा, MQ-9, ईरान ने कितने गिराए हैं पता है आपको पूरे युद्ध के दौरान? और हम उसको खरीदने चले हुए, बहुत ही महंगा ड्रोन। आने वाला जो समय है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट और जितने डिफेंस वेपन सिस्टम्स है, आपने सबसे ज्यादा चर्चित क्या था? इजराइल का आयरन डोम देखा था। उसके बाद UAE और सऊदी अरब और ये GCC के जितने कंट्रीज हैं, इनको अमेरिका क्या कहता था कि ये हमारे सारे के सारी शील्ड के अंदर है, इन पे अटैक नहीं हो सकता। सबका हाल देख लिया। आने वाला जो दौर है शीश भाई, वो इस ट्रेडिशनल वारफेयर से अलग हो जाएगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं,
फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में कह रहा हूं, आने वाला दौर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का है, साइबर स्पेस का है। उसमें आप कहीं नहीं खड़े होते। आप तो यही है, फ्रांस से ले लो, रशिया से ले लो, आज एमओयू कर लो, कल मना कर दो। आपके यहां तो ये धंधा चल रहा है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई डेवलपमेंट है, सिर्फ फजूल की हवाई बातें हैं मीडिया के जरिए। एक वो निंदानाथ जी हैं, जो मर्जी आए बोलते हैं। आज तक ना HCL में सुधार हुआ, ना टाइमलाइंस की कोई सुधार हुआ, ना डिलीवरीज का कोई सुधार हुआ, किसी पे कोई काम नहीं। केवल फर्जीवाड़ा, मेक इन इंडिया, फलाना इन इंडिया, एक बयान जारी कर दो, इतने का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट कर दिया। क्या एक्सपोर्ट कर दिया बताइए आप? कौन सी हाई एंड टेक्नोलॉजी तो आपने रिसर्च कर दी, कौन सी डेवलप कर दी, कौन सी बेच दी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, सब फर्जीवाड़ा पॉमेरियंस के जरिए। तो जो आने वाला समय है आशीष भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर और साइबर स्पेस का युद्ध होगा। और बहुत थोड़े समय में आप देखेंगे कि आमने सामने वाली लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से मैं आपके सारे वेपन्स को जैम कर दूंगा, ठीक, और उसके बाद मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, आपके पास कोई काउंटर नहीं होगा। और चाइना इस मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो CNN की जो ब्रीफिंग है, इंटेलिजेंस और सारी की सारी चीज, उसके बाद एक चीज बड़ी साफ आई है कि ये चीज कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी गई थी, ये जेली फिश टाइप का अटैक। इनिशियली क्या मान रहा था अमेरिका का, शुरू में ये मानना था कि जो F-15E ईगल गिराया है, ये एक शोल्डर मिसाइल से गिराया गया है, शोल्डर से जो छोड़ी जाती है उससे हमला हुआ है, और उसके बाद क्रू ने इजेक्ट किया। लेकिन अब पायलट ने जो कुछ बताया है, उस वेपन सिस्टम का नाम सुन के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से हिल गई। जो यूएस की जितनी भी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज है, इसमें डेल्टा फोर्स भी है, देवगुरु और एयरफोर्स के पैरा रेस्क्यूशन शामिल थे, उन सब ने इस पायलट को बाहर निकाला था ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए। जब दो दिन तक पूरा स्यापा चला था और ट्रंप वहां चीख रहा था और दहाड़े मारा था, हमने बताया था सारे का सारा। तो क्रू को सुरक्षित निकालने के बाद तब जाके उसको कुछ विश्राम दिया गया, और तब ये कहा गया कि साहब अब बताइए क्या चीज है। तब उस पायलट ने जेली फिश वाली फॉर्मेशन का और वो सारा खुलासा किया। और अभी भी अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर्स अभी भी इसको मान नहीं रहा है फाइनली। अभी भी उसके अंदर बहस है, अभी भी उसके अंदर चर्चा पर चर्चा है। उनका एक मानना और भी है कि ये सिंगल हैंडेडली ईरान की टेक्निक नहीं हो सकती। अगर ये हुआ है, अभी वो स्टेब्लिश कर रहे हैं इसको, तो ये टेक्निक चाइना नंबर 1 और उसके बाद रूस के ज्वाइंट एफर्ट से कहीं ना कहीं ईरान के हाथ में, बाहरी मदद का उनको साफ इशारा है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस सतर्क है, वो इस बात मानने को तैयार नहीं। तो वो अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं, जांच पूरी नहीं हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी चल रही है। लेकिन जो बार बार जो बात आ रही है कि कितने महंगे, सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ रुपए के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये किसी काम के साथ, अमेरिका से अब ज्यादा तो किसी के पास नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी भी 5th जनरेशन छोड़िए, 5 जनरेशन भी उनके पास है, ठीक। उसके बावजूद ईरान ने जो उनकी गत बढ़ाई है, तो ये तो समझना ही पड़ेगा ना। वास्तव में आशीष भाई, जो ट्रंप एक बात कहता था कि जो ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, वास्तव में था ही क्या उनके पास, बेचारों के पास 79 के बाद जिस तरह के सैंक्शंस उनके पास थे, क्या ही करेंगे वो? उनका जो कुछ है वो अपना इंडिजिनस R&D है, स्वदेशी है, खुद ही डेवलप किया है। छोटी मोटी मदद चाइना ने कर दी होगी, कुछ रशिया ने कर दी होगी, अलग बात है। लेकिन उनकी जो विल पावर है और जिस तरीके से वो झुके नहीं, ट्रंप चाहे कुछ भी एक्स पे कुछ भी लिखता रहे, ट्रूथ पे कुछ भी लिखता रहे, हकीकत यह है कि ट्रंप के बिल्कुल पगलाया हुआ है वो आदमी। जो ईरान ने उसके साथ किया, अमेरिका के साथ ये घटना वियतनाम से भी बुरी है। वियतनाम में जो उसका बदपिटी थी, ये उससे कहीं खराब है जो आज की तारीख में है। अंतर है दोनों में। वियतनाम में अमेरिका जीत नहीं पाया था और ईरान में अमेरिका हार गया है, ये हार के निकला है, हार के भागा है। हाँ, हार के भागा है, ये फर्क है उस दोनों के अंदर। तो ये जो सारी चीज आशीष भाई, इस पर अब अमेरिका के अंदर बड़ी जबरदस्त बहस चल रही है। और जो अमेरिकन पायलट्स हैं, उनको इसी बात से है कि आगे कोई बात हो तो ये जो ड्रोन स्वार्म है, ड्रोन के जो झुंड है, इस पर इसका काउंटर कैसे किया जाए, सवाल ये है। वो बहुत तेजी से अपनी पोजीशन बदल देते हैं, लोकेशन बदल देते हैं, शेप बदल देते हैं, फॉर्मेशन बदल देते हैं, और कमाल देखिए, सैकड़ों ड्रोन होते हैं और एक पायलट जमीन से कंट्रोल कर रहा होता है। इट्स यूएवी। तो ये जो चीज है, कहां तो आपके इतने महंगे जहाज और इतने महंगे पायलट, और ड्रोन्स की तो कीमत आपको पता ही है। आज की तारीख में अगर यूक्रेन अब भी रशिया के सामने खड़ा हुआ है, तो उसका केवल कारण उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी, नंबर 1। वही स्थिति ईरान ने करके दिखाई, मिनिमम वेपनरी के साथ, मिनिमम, ना कोई टेक्निक ना कुछ और। उसके बावजूद जो समुद्र में उनका हाल किया, उसके बाद जो एयर में किया, जितने भी बेसिस को वो यूज कर रहे थे वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे वो जितने भी देश हैं,
गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सारे बेस हिट किए। आप सोचिए तो सही एक बार कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सैनिक होटलों में रुके हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं, सारे बेसिस खाली हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर एरिया छोड़ के भाग गए। ये कोई छोटी चीज नहीं है। और फिर सवाल वही कि उनके पास था क्या? उनके पास विल पावर थी आशीष भाई, उनके पास लड़ने का जज्बा था, हेमंत उनके भाई, पास देश प्रेम था, उनके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी। और अब देखिए युद्ध में तो जो किया वो किया, टेबल पर भी जो अमेरिका की गत बढ़ाई है उसकी आप सहज हाँ, कल्पना कीजिए। यहां वेंस बात कर रहा है स्विट्जरलैंड में, बातचीत शुरू करने वाला है, वहां ट्रंप फिर बकवास कर देता है कि मैं ऐसा हमला करूंगा वैसा हमला करूंगा, ईरान के लोग छोड़ के भाग जाते हैं बेटी। उसके बाद हाथ पैर जोड़ के ओमान और पाकिस्तान वाले बिठाते हैं उनको, सारी की सारी शर्तें अपनी मनवाता है ईरान, सारी की सारी शर्तें। आशीष भाई अगर कोई इज्जत वाला आदमी हो ना, वास्तव में अगर इज्जत आजकल वैसी चीज होगी, माफ कीजिएगा, लेकिन इज्जत वाला आदमी हो ना तो राष्ट्रपति ट्रंप को एक सेकंड भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, एक सेकंड भी, जो ईरान ने उसकी गत बढ़ाई। और अभी तो बना रहा है, अभी पीछे नहीं हटा है, अभी तो सारी की सारी शर्तें देखिएगा आप। और सबसे बड़ा वेपन उसके हाथ में लग गया, इन सारे वेपनों को छोड़ दीजिए आप, सबसे बड़ा वेपन लग गया हार्मूज, उसको इस्टेब्लिश कर दिया कि आओ। तो ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति है, जो हम बार बार कहा करते युद्ध की शुरुआत से, जिस तरीके से ईरान ने काउंटर किया, हम एक ही तो बात कहा करते कि आने वाले दौर में डिफेंस इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में स्वरूप बदलने वाला है। और वो चीज अब आपके सामने है, किस तरीके से स्वरूप बदलेगा। ये सारी चीजें गायब हो जाएगी, सारी की सारी जो आपके महंगे जहाज हैं, फला हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, एरोस्पेस, वो सारी की सारी चीज। और चाइना उस पर कई चीजों के मामले में अमेरिका से आगे जा चुका है, कई चीजों में। जब बहुत आपको याद होगा, जब उनका लिबरेशन डे था तो सारे के सारे लोग आए थे, अभी भारत वाले तो वापस आ गए थे पहले, लेकिन जब पुतिन ने भी उन वेपन को देखा था सारे के सारे, वो भी स्तब्ध रह गए। रशिया अपने आप में बहुत सुपर पावर रहा है, हार्डवेयर के अंदर बहुत ही एडवांस्ड है, लेकिन आज जिस स्थिति में चाइना पहुंचा है उससे अमेरिका तो छोड़िए, चाइना भी स्तब्ध है, अपना क्या नाम, बाकी सारे रशिया भी स्तब्ध है कि ये कहां पर पहुंच गए। और ईरान जिस रास्ते पे गया है उसको तो सारी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है कि मिनिमम एफर्ट, मिनिमम पैसा, और हजारों करोड़ के जहाज तबाह कर दिए, खड़े भी, हवा में भी, बेस पे चलते हुए भी, एयरक्राफ्ट कैरियर भी, कोई नहीं बख्शा। क्या कह रहे थे ट्रंप? 27 दिशाओं से हमला हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर पर। 27 दिशाएं मुझे नहीं पता होती है कि नहीं होती, लेकिन ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में कि 27 दिशाओं से हमारे ऊपर हमला हुआ एंड वी हैड टू लीव द प्लेस। तो ये जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में, इनके साथ कदम ताल करनी पड़ेगी आपको। आप जो कह रहे थे ना कि अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ है तो आपका धन्ना सेठ है, इजराइल से सामान ले आता है, यहाँ बना लेता है, फौज को भेज देता है, और क्या चाहिए? अपना तो न रिसर्च है न डेवलपमेंट। हमारे यहाँ क्या कहा जाता था ईरान को लेकर के, हमारे यहाँ अभी भी जो जो इजराइल के, अब हमारे यहाँ तो बहुत सारा है ना कि किसका भक्त आप तय ही नहीं कर पाओ। पता चलता है कि यहाँ पे अब तक पापा थे, अब एक ताऊ है, एक ताऊ के एक फादरलैंड है। अंध भक्तों के पास बहुत जिम्मेदारी है, बहुतों को प्रोटेक्ट करना है। वो इजराइल बताते हैं, इजराइल की तकनीकी बहुत दुनिया में आ गया, और ये ईरान, ईरान कट्टरपंथी है, कठमुल्लों का, यही सब तो हमारे यहाँ कहा जाता था ना। तुम छोड़ो ना इजराइल और अमेरिका, अपनी तुलना करो ईरान से। और हम आज से नहीं, बहुत पहले से ईरान ने दिखा दिया कि ईरान में अगर हिजाब और बुर्का दिखता था तो हिजाब और बुर्के के पीछे कट्टरपंथी सोच नहीं थी, उसके पीछे भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले ब्रेन काम कर रहे थे। आज जो ये सब करके दिखा रहे हैं, ईरान ने फाइटर जेट एक को नहीं उड़ाया अपना कि आसमान में गया हो, उन्होंने दूसरे का उड़ा दिया अपने मिसाइलों से। ठीक है, उनके मिसाइल अपने देश से लॉन्च हुए, दूसरे देश में नाचते गाते जाकर के धमाके कर गया। आप सोचो, और आप कहां पे हो? मैं कहा था हेडलाइन दिखाने के लिए, दिखा देता हूं। अभी 39 मिनट 40 मिनट पहले खबर लगी, हेडलाइन लगी हमारे यहाँ, और ये हेडलाइन भी डंका बजाने के लिए लगी होगी। एएमसीए प्रोजेक्ट में नया संकट, अमेरिकी इंजन की कीमत दोगुनी से ज्यादा, दूसरे इंजन की खोज जारी। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एएमसीए में जीई F414 इंजन की कीमत 70-80 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ प्रति यूनिट हो गई है। डीआरडीओ और एडीए अब सैफरॉन और रॉल्स रॉयस पर विचार कर रहे हैं। इसको रखे रहिए स्क्रीन पर जरा। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एएमसीए 4.5
4.5 जनरेशन का राफेल है जो हमारे पास है, 4.5 जनरेशन। 5th जनरेशन का ये बनाएंगे जिससे पूरा मतलब मंगल शनिचर बृहस्पति गुरु शुक्र सब हिल जाएंगे, बुध सब, बुध बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति सोम हो जाएगा, सब इस टाइप का होगा, डर के मारे सब अपना अपना नाम बदल लेंगे, छिप जाएंगे। 5वें जनरेशन का हम बनाएंगे। जिस F-35 की बात हो रही है, जिस Su-57 की, ये सब 5.5 जनरेशन है, 35 5.5 जनरेशन। जो चाइना अब उसका प्रयोग का चरण भी पूरा हो चुका है, जो मतलब जो कहते हैं ना उसको एक्सरसाइज करके फिजिकली ट्रायल वगैरह। 6th जनरेशन, 6ठा जनरेशन, हम 4.5 जनरेशन खरीद के लाए हैं, देश भर का खजाना लुटा के खरीद के लाए हैं। 5वें जनरेशन का बॉडी तैयार है, फैब्रिकेशन कर लिए, बॉडी तैयार है। इंजन के लिए घूम रहे हैं वास्को डी गामा, हमारे यहाँ वास्को डी गामा है एक ना, बॉडी तैयार है, इंजन के लिए घूम रहे हैं। इंजन पता ही नहीं, हो सकता है इन्हीं के लिए वो 70-80 करोड़ से 200 करोड़ किया हो, और अगर ट्रंप चाहेगा तो लेना जीई से ही पड़ेगा। एएमसीए छोड़ दीजिए, आप एएमसीए छोड़िए। तेजस के कितने इंजन आने हैं? 100-104 इंजन के करीब का मामला है। कितने आने, आया कितना है? 4 इंजन आया है। कर दो सौदा रद्द कर दो। मोदी जी कहते हैं ना कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। आज हम इसी चर्चा में कह रहे हैं, हमको डेट बताइएगा। तेजस का एएमसीए छोड़िए भाई, हम बातें नहीं करेंगे, आप लोग ऐसी बातें हम क्यों कोरी कल्पनाओं पे करें। तेजस का पूरा इंजन सप्लाई 2047 तक ले लेंगे नरेंद्र मोदी, तो जरा बताएंगे। 1 साल में 1 इंजन की सप्लाई का औसत नहीं है। मार्च 23 से 24 में उसका जो पहला खेप था वो पूरा मतलब पहली किस्त, पहला लॉट पूरा हो जाना था। 26-27 तक सारे इंजन आ जाने थे। हमारे यहाँ से इंजनों का ऑर्डर बढ़ गया, वहां से सप्लाई नहीं आई। 4-5 इंजन आए हैं, एक इंजन पर बैठ करके बादलों को टाटा उटा कराए थे नरेंद्र मोदी। बादलों से हेलो हाय, बादल कैसे हो, सब पूछाए थे। आज ये हालत है। 100 इंजन जिसके पास है वो दे नहीं रहा है, लोडे नहीं लेता है। आप किस क्लॉज पर? हेमंत भाई, मैं आ गया, आखिर घूम फिर के आना है मुझे अपने देश पर, घूम फिर के आना मुझे वहीं पर है। क्या क्लॉज होता है? किसी से भी सौदा आप करते हो, आप भी बाजार जाते होगे, टेंट हाउस, घर में शादी ब्याह होता होगा, टेंट हाउस वाले से कहते होगे ना कि 20 तारीख को है भैया, 19 को शाम को टेंट लगा देना है, स्टेज लगा देना। कि कभी अच्छा ये एक लिखा जाता होगा ना उसमें, सट्टा जैसे कहते हैं हम लोग यहाँ की, सट्टा बुक कर दिए, मतलब अपना वो कर लिए, उससे लिखता है ना वो फलाए तारीख को शादी ब्याह है। कोई ड्यूरेशन, कोई जो है डेडलाइन होती है ना, कि आप बोल बाकायदा के कि पूरा पूरा 20 तारीख को पूरा हमारे यहाँ ब्याह है, अब किसी भी इसको लगा देना, तुम अगले साल लगा देना, और जब मन कर लगा है। पूरा शेड्यूल होता है, सारी टाइमलाइंस होती हैं, सारी की सारी चीजें होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है हवा हवाई। अगर आप टाइम पे दोगे तो ये क्लॉज है, अगर डिले करोगे तो पीनल क्लॉज होते हैं उसके अंदर। लेकिन अमेरिका के खिलाफ पीनल क्लॉज को इन्वोक करने की हिम्मत चाहिए आपको। आप तो हिज एक्सीलेंसी से ऊपर तो आप बढ़ नहीं पाते हो। आपका जो इंटरप्रेटर तो फिर भी मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहा था, प्रधानमंत्री तो हिज एक्सीलेंसी से नीचे आया ही नहीं। 6 बार 4 लाइनें बोली थी, 6 बार हिज एक्सीलेंसी बोल दिया था। उसके बाद आपको क्या लगता है कि पीनल क्लॉज इन्वोक करेंगे? आपको लगता है ऐसा? इतनी हिम्मत कहां से जुटाएंगे? कैरियर खराब करने पे तो बोले नहीं। तो ये सारी चीजें आशीष भाई, देश अपनी जगह रहता रहेगा। राष्ट्रवाद और धर्म का बंटवारा करो, अपने लफाजी कराओ ये पोमेरियंस के जरिए, ठीक, और उसके बाद जो मर्जी आए करो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख तो रहे सबसे ज्यादा तेजी से काम क्या हो रहा है। अपना 2/3 बहुमत जुटाने का काम प्रायोरिटी है, बाकी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं, इनकी प्रायोरिटी है सत्ता में रहने की। आप बार बार चाइना का जिक्र कर देते हो, 6th जनरेशन फला। भाई साहब, आपको कितनी बार बता दिया जयशंकर ने कि वो हमसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे मैं लड़ाई ले लूं, आप ये चाहते हो, ठीक। और पाकिस्तान, जहां भी चुनाव होगा, जो कुछ भी, पाकिस्तान बैशिंग करनी है, उतना पिछले प्रधानमंत्री करके गए हुए। इन्होंने तो कुछ जोड़ा नहीं। पिछले प्रधानमंत्री तो कितने राफेल का ऑर्डर करके गए थे, कैसे इन्होंने एक तरफा ढंग से बिना सीसीएस से पूछे उसको कम कर दिया। कहां गई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी? आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, आपने राफेल डील
उस आधार पे आपने वो चेंज की? मनमोहन सिंह डील करके गए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, और आप क्या मांगते फिर रहे हो कि सोर्स कोड दे दो साहब। 36 लिए तब नहीं पता था आपको कि सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी? ऐसा, अब क्या कहिएगा आप, ऐसा लीडरशिप दुनिया के किसी और देश में हो तो उसका नाम बता दीजिएगा मुझे ढूंढ करके, मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, हमारा तो मुकाबला है, पता है कुछ दिन बाद देखिएगा, विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प में आगे लिखा जाएगा कि हमें किससे किससे आगे बढ़ना है। रवांडा, युगांडा, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, इन सबसे, जिबूती वगैरह सबको पीछे छोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। आजकल रोज हेडलाइन, और एक बात बता दूं, मैं क्लियर इसलिए करता हूँ, दिन भर हम लोग खबर देखते हैं, एक हेडलाइन दिन भर में 4 बार घूम घूम के लगती है सब पर। ब्रह्मोस की डिमांड सबकी, इजराइल की नजर ब्रह्मोस पर, रूस की नजर ब्रह्मोस पर, रूस की भी नजर लिखते हैं तो ब्रह्मोस पर। ब्रह्मोस, एक तो बात है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी, मतलब अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस, ठीक है, ये सब 2014 पहले के हैं। 2014 पहले बता दो कोई, 2014 पहले के सब मिसाइल हैं। 2014 बाद वाला तो अगर खाली मोदी के मुंह के रफ्तार को पकड़ ले तो इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाए, इतना दूर फेंक के जाए वो, खाली मुंह का रफ्तार पकड़ ले मिसाइल। लेकिन आज तक वो भी नहीं बनी कोई मिसाइल। और दूसरी बात, ये ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, एक तो मोदी जी के पहले का है, सब उसके पहले की सरकारें, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, भाजपा की सरकार थी ना, एनडीए की सरकार थी, उस समय भी बहुत कुछ हुआ। उस समय परमाणु परीक्षण हुआ अमेरिका के सामने, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए मजबूती से, बिना झुके डरे। सब में, सब मोदी के पहले हुआ है। और ये ब्रह्मोस, आदमी, अच्छा नाम ऐसा है ना कि नाम से लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि एकदम वहां पे वडनगर स्टेशन के पीछे बनाया गया है, मिसाइल बनाई गई है और मोदी बनाए होंगे। ये ब्रह्मोस रूस और भारत, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर का प्रोडक्ट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में 2 नदियों के नाम को जोड़ करके ब्रह्मोस नाम भी रखा गया था। ब्रह्मपुत्रा भारत की, और रूस की नदी, उसका नाम मैं एग्जैक्टली भी भूल रहा हूं, सीरीज सीरीन या ऐसी कुछ नदी है। तो ब्रह्मोस, दोनों का नाम, दोनों नदियों का नाम जोड़ करके ब्रह्मोस पड़ा। ज्वाइंट वेंचर था। और ज्वाइंट वेंचर में भी सोचिए, तकनीकी ट्रांसफर वाला वेंचर था वो। ज्वाइंट वेंचर रूस की अगुवाई में था ब्रह्मोस का वेंचर, लेकिन उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आज नरेंद्र मोदी का, जिस ब्रह्मोस से लेने देना नहीं है, ना उसका सुतली में योगदान, न धागे में योगदान, न उसके पूंछ में, न मुंह में, कहीं कोई योगदान नहीं है। दिन भर ब्रह्मोस को मोदी मोदी ब्रह्मोस का डंका बज, अरे मोदी ब्रह्मोस से क्या लेना देना भाई? ब्रह्मोस से क्या लेना देना? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में ब्रह्मोस खाली लिखवा दो तब भी हम मान ले कि ब्रह्मोस से लेना देना है। गजब का तमाशा बना रखा है इस देश में। आशीष भाई, रशियन जो नदी थी उसका नाम मोस्कोवा है, ब्रह्मोस हाँ, को वहां से जोड़ा ब्रह्मोस, गया है, मोस्को। मुझको, हाँ हाँ। चलिए, धन्यवाद। वो आगे नदी का नाम, क्योंकि मैं बेचैनी से कार्यक्रम छोड़ता कि वो नदी का नाम नहीं बताया गया, नहीं तो आदमी कहेगा अच्छा ये वैसे कह दिया। मुस्कोवा ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र मुस्कोवा ब्रह्मोस, उससे बना। चलिए, इजाजत दीजिए, क्या कहा जाए, और भी कार्यक्रम वही लेकर आते हैं आगे हम। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।